इंदौर की जीवनदायिनी कान और सरस्वती नदी का एक पारंपरिक महत्व रहा है। होलकर कॉलोनी ये नदियों की स्थिति अब देखें तो ये कृष्णपुरा छतरी है, जहाँ पर कि इन दोनों नदियों का संगम हुआ है और यहाँ से ये अब कान नदी का रूप ले लेती है और सीधा शिप्रा की तरफ बढ़ती है। लेकिन आज की स्थिति और आज से करीब 50 साल पहले की स्थिति की बात करें तो काफ़ी अंतर आ चुका है। पहले ये अविरल बहती हुई नदी थी और अब ये नाले में तब्दील हो चुकी है। यहाँ के जो पुराने लोग हैं उन्हीं से जानते हैं कि इस नदी का पहले क्या स्वरूप था। ओम बागड़ी जी हमारे साथ, आप इस नदी को सालों से देख रहे हैं, पहले क्या स्थिति थी, बचपन की कुछ यादें इस नदी को जब हम छोटे थे, जब ये नदी साफ थी, अच्छी थी, और जब से 40 साल से ये खान नदी और सरस्वती नदी जो है ये नाला हो गया है। और जितने भी आज तक नेता आए उन्होंने खान नदी और ये खान नदी के नाम से खाया ही है। और अब ये जो सरकार आई है इसने इसका नाम कान्हा रख दिया है और कान्हा नदी के नाम से पैसा पास हो रहा है और 18 रुपया इसमें से खर्चा हो रहा है। बाकी नदी का ये कान्हा और सरस्वती नदी का कुछ भी साफ सफाई अभी तक नहीं हुई है। आप देख सकते हैं आपके सामने। ये जो घाट है, इन घाट के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। ये घाट माँ देवी अहिल्या ने बनाया है। इस घाट का नाम इसलिए दिया गया है कि ये जो किशनपुरा छतरी और ये होलकरों की जो छतरी है इससे ये घाट जुड़ा हुआ है और माँ देवी अहिल्या ने बनाया था इसलिए कि राजा महाराजाओं का ये मसानियाँ है। यहाँ जो भी उनके शांत होते थे उनको यहाँ जलाया जाता था और उनकी याददाश्त में ये छतरी बनाई गई है। ये जो यहाँ पर होलकर कॉलोनी में कुछ पानी रोकने की व्यवस्थाएं होती थी, क्या होता था ये? पहले एक किशनपुरे के नीचे पटले लगा के पानी रोकते थे और यह साफ पानी रहता था बिल्कुल। और अब जब से ये शहर का नाला, सारी गंदगी का नाला इसमें डाल दिया है, जब से ऐसी पड़ी है। यहाँ पे कई सारी व्यायामशाला भी है। हाँ, गुरुदत्त व्यायामशाला इसके किनारे पे। इसके आगे थोड़े जाओ तो मल्हार मार्तन व्यायामशाला है और एक और अखाड़ा इसी घाट के किनारे पे। सुंदर घाट है यहाँ पर। देवी अहिल्या ने इन घाटों को बनवाया था, लेकिन इन घाटों की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो धरोहर थी इंदौर की वो किस तरीके से यहाँ पर खत्म होती जा रही है। और कान नदी और सरस्वती नदी के किनारे ये घाट थे। आप लोगों को कुछ याद है यहाँ पर कैसे स्थितियाँ हुआ करती थी? ये घाट देवी अहिल्या माँ के हाथ की स्थापना ये घाट है, पूज्यनी घाट है। पहले लोग यहाँ स्नान ध्यान करते थे और पूज्यनी घाट कान नदी सरस्वती नदी का संगम है यहाँ। लेकिन जो सुविधा जो देखभाल है वो बिल्कुल ही नहीं हो रही और गंदगी इतनी पड़ी हुई है और बरसात का टाइम लग रहा है, तरह तरह की गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, अपनी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन जो काम करना रहता वो करने नहीं रहता। और बीच शहर की नदी यही है। अभी पेपरों में तो अपन ने खूब पढ़ लिया था कि यह ऐसी साफ होएगी, ऐसा होगा, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो रहा है। बस सब अपने अपने कार्य में लगे। अपन चाहते हैं कि ये नदी जो पहले थी वैसी वापस पूज्यनी हो। इंदौर की कान और सरस्वती नदी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। इस नदी के किनारे पे होलकर कॉलोनी विश्व प्रसिद्ध छतरियाँ बनाई गई हैं, जिसकी नक्काशी और कारीगरी देखकर हर कोई अचंभित रहता है। और ये इसी नदी किनारे बनी हुई है, उन्हीं घाटों के पास बनी हुई है। और यहाँ पर कई व्यायामशालाएँ भी हैं। और राजा राम जी से ही पूछते हैं कि क्या क्या यहाँ पर गतिविधियाँ होती थी पहले जो गतिविधियाँ होती थी यहाँ, तो अहिल्या उत्सव के दिन यहाँ व्यायामशाला का अखाड़ा निकलता था। और आज भी इसकी 24 शाखा हैं इंदौर के अंदर। और हरचंद उस्ताद और श्री हमारे गणेश उस्ताद जो थे यहाँ पे सिखाते थे सब शस्त्र कला, कुश्ती कला, एक से एक यहाँ पे शिष्य वो निकले हैं। और फिलहाल में मैं अभी हूँ। तकलीफ होती है जब नाले में? बहुत तकलीफ आत्मा रोती है यहाँ जब आते ना। आत्माएं रो देती। नहीं तो पहला बहुत शानदार स्पॉट था, दर्शनीय स्पॉट बहुत शानदार है। नीचे बजरंगबली बाबा का भी ऐतिहासिक मंदिर है, जो अहिल्या माता ने 3 मंदिर बनाए थे, एक खजूरी बाजार में, एक यहाँ पे राजबाड़े पर और एक यहाँ पे नीचे। ये ऐतिहासिक स्थान थे, लेकिन उनको बिल्कुल खत्म टाइप हो गया है वो स्थान भी, क्योंकि गंदगी के कारण।
ऐसा नहीं है कि कान और सरस्वती नदी को साफ नहीं किया जा सकता। एनजीटी के निर्देश के बाद पायलट प्रोजेक्ट के तहत कान नदी और सरस्वती दोनों नदी पर काम किया गया था और काफ़ी हद तक नदी साफ भी हो चुकी थी और इस पूरे काम की जिम्मेदारी दी गई थी समाजसेवी और एनजीटी के याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी जी को। आपने जब यहाँ पर नदी में काम किया था, कितनी गाद और कितना ये निकाला गया था यहाँ से? ये तो महीनों चला, इन्हें गिनती नहीं कर सकते इतने डंपर। फिर बाद में ये समझ में आया कि यहाँ से मिट्टी शिफ्ट क्यों की जाए, तो इसके किनारों को व्यवस्थित किया। किनारों को व्यवस्थित किया तो बहुत बड़ी ज़मीन यहाँ हाट बाज़ार की निकली, करीबन 700 मीटर लंबा बाय 100 फीट चौड़ा एक पूरा ट्रैक निकला। जब उसको सब्जी मंडी के लिए खड़ा की बात, तो उसकी जगह उनने इनको नदी के सौंदर्यीकरण पर प्लान शुरू कर दिया। आपने ऊपर देखा था कि पुल पे हॉर्टिकल्चर गार्डन खड़ा किया, ये पूरे शहर में 40 करोड़ का है। यहाँ कंक्रीट खड़ा कर रहे हैं। नदी किसी आर्किटेक्ट ने दुनिया में आज तक पैदा नहीं की है। नदी नेचुरल खड़ी हुई है। नेचुरल को आप हार्ड बेस करोगे उसका किनारा, तो जो पानी का सर्कल है, बारिश में पानी को पीना, गर्मी में छोड़ने और पीने की प्रक्रिया में वृक्ष नदी के किनारे के रोल अदा करते हैं। आपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत दोनों नदियों पे कितना किलोमीटर का काम किया था और कितनी? करीबन 2.5 किलोमीटर ये था, 6-6.5 किलोमीटर सरस्वती नदी का था। इस तरह दोनों मिला के 8.5 किलोमीटर दोनों नदियों का पायलट प्रोजेक्ट हुआ था और दोनों के अलग अलग परिणाम आए थे, अलग अलग तकलीफ़ें आई थी, उनका न्यायालय से निराकरण करवाया। लेकिन ये जब उस न्यायालय ने लिख दिया कि नो कंस्ट्रक्शन नो एक्टिविटी जोन, तो ये कंस्ट्रक्शन क्यों? और बड़े प्रोजेक्ट के लिए शासन के ऊपर ये प्रतिबंध है कि वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन लेता है, उससे अनुमति लेता है। बिना अनुमति के सब काम होगा। आपको लगता है कि पायलट प्रोजेक्ट के बाद अगर इसी तरीके से और आगे काम चलता है तो नदी पूरी तरीके से साफ़ हो जाती? नहीं, देखो, साफ होना और साफ बने रहना दो अलग अलग चीज़ें। साफ तो हो जाएगी, आज करोगे तो हो जाएगी। बने रहने के लिए उसको नेचुरल प्रोसेस में नेचुरल तरीके का सफाई और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल करोगे तो नदी ख़त्म हो जाएगी और नाला हो जाएगी। इंदौर जिले के बाहरी इलाके में स्थित राऊ और देवगुराड़िया की पहाड़ियों से वैसे तो 11 नदियां शहर तक आती हैं, लेकिन इन नदियों में सबसे प्रमुख नदी है कान और सरस्वती नदी, जो कि गंगा की 15वीं उपनदी भी कहलाती है। दरअसल ये वो संगम है कृष्णपुरा छतरी पर स्थित, जहां पर कान और सरस्वती नदी आकर मिलती है और यहाँ से कान नदी आगे बढ़ती हुई उज्जैन के पास शिप्रा में कान नदी का मिलन होता है और शिप्रा उसके बाद चंबल में मिलती है और चंबल फिर गंगा में जाकर समाहित हो जाती है। और ये करीब 21 किलोमीटर तक शहरी क्षेत्र में ये दोनों नदियाँ निकलती हैं, सफ़र करती हैं और इनका पूरा कुल क्षेत्रफल की बात करें तो करीब ये 210 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती हैं। लेकिन आज की स्थिति में इन दोनों नदियों की हालत देखी जा सकती है, ये पूरी तरीके से नाले में तब्दील हो चुकी हैं और करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं पिछले एक दशक के दौरान, लेकिन फिर भी अभी तक इन नदियों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। इंदौर शहर में वैसे 3 प्रमुख नदियां हैं, फतनखेड़ी, सरस्वती और कान नदी, और ये संगम है फतहखेड़ी और सरस्वती नदी का। प्रशासन ने एक दशक के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए हैं नदियों के जीर्णोद्धार को लेकर, चाहे वो नाला टेपिंग का मामला हो, चाहे वो एसटीपी प्लांट बनाने का मामला हो। एनजीटी भी इस पूरे मामले में कई बार फटकार लगा चुका है, लेकिन आज की हालत भी जस की तस बनी हुई है। और इन नदियों को लेकर लगातार सतत रूप से जो काम कर रहे हैं समाज सेवी किशोर कोडवानी जी, जिन्होंने लगातार पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन नदियों के सफाई के लिए लंबे वक्त से काम किया है, वो हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नदियां हैं ये अभी तक साफ़ क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह है? नदी का जो नेचर है और इस साल का जो पंच लाइन है गंगा एक्शन प्लान का, अविरल प्रवाह निर्मल नदी, इस सिद्धांत पे जब तक हम काम नहीं करेंगे हम असफल होते जाएंगे। एसटीपी का जो फंडा है ये फॉरेन कंट्रीज़ और मल्टीनेशनल मार्केटिंग सिस्टम जो है उसका ये झुंझुना है। आज की तारीख में इंदौर में एक भी एसटीपी चालू नहीं हुआ है।
उसके बाद भी जो नदी की गाद, जमीन तलहटी जो रहती है, उसकी नेचर जो थी, वहाँ तक जब साफ किया है, तो ये आपके सामने जिंदा उदाहरण है कि मेरे इस उल्टे हाथ पे सरस्वती नदी आ रही है, मेरे सीधे हाथ पे फतनखेड़ी आ रही है। सरस्वती नदी में हर्डल 2 या 3 बचे जहाँ पानी को रुक रहे हैं, पानी किन्हीं भी कारणों से, वो यदि हम हटा दें तो ये उदाहरण सामने है कि 300 से 400 मीटर पानी सीवरेज वाला चलता है तो वो कंचन हो जाता है। लेकिन ये चूंकि इसमें हर्डल बहुत ज़्यादा है, दूरी कम है, ये 2 किलोमीटर भी नहीं है और 4-5 हर्डल इसके बीच में है, इसलिए इसका पानी आज भी काला है। और इधर सरस्वती नदी का पानी कंचन आपके सामने दिख रहा है, सिक्का फेंक के आप उठा के ले आओ, और ये आगे उसका संगम है। एक सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण भी जो है लगातार इन नदियों के किनारे हुआ है। ये नहीं हटने की वजह से भी बड़ी दिक्कतें हैं, नदियों के चौड़े होने की वजह से, क्योंकि आपने भी इसको लेकर 2009 में न्यायालय ने ये आदेश दिया था कि नदी के जद से मतलब होता है एचएफएल, जो अधिकतम जल भराव होता था है नहीं, होता था, उससे 33 मीटर दोनों किनारों पर किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। यदि निर्माण कार्य वैध अथवा अवैध यदि है तो उनको विस्थापित किया जाए, ये एनजीटी ने आदेश में लिखा है। आज दिन तक इसका सीमांकन नहीं कर रही है नगर निगम। कई बार बैठकें हुई, कई बार मैंने धरने दिए कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर ने आदेश दे दिए। इस पार्ट पे कभी भी तीनों एक साथ नहीं इकट्ठे होते और आज दिन तक इसका सीमांकन नहीं हुआ है। नाला टेपिंग के नाम पर जो पैसा खर्च किया गया है, इन 3 नदियों पे 340 इनने आउटफॉल बताए। आपने अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग की, एक घर का आउटफॉल इसमें मिल रहा है जी। तो ये फॉल उस 340 में नहीं है, जो सामूहिक आते हैं नगर निगम के वो 340 हैं। सारे के सारे यथावत आज भी बह रहे, जबकि 2 साल से बार बार संभाग आयुक्त ने डेडलाइन दी, इस डेडलाइन तक कंप्लीट हो जाए, इस डेडलाइन तक कंप्लीट हो जाए। ये हमने भी कई बार ये बैठकों में ये बातें कही गई। तो जब वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो एसटीपी कहाँ से चालू कर लोगे? और एसटीपी का अर्थ है व्यर्थ है। केवल इसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, नेचुरल वेस्ट जो ह्यूमन बॉडी से निकलता है और दूसरा केमिकल वेस्ट। अभी जब ये लॉकडाउन हुआ था तब ये बात मैंने प्रशासन के सामने इंदौर के जनप्रतिनिधियों की बैठक में उठाई थी कि पोल्यूशन बोर्ड को अभी इस नदी का मार्किंग कर लेना चाहिए, 500 मीटर पे इसका जल सैंपलिंग कर लेना चाहिए, ताकि सामान्य स्थिति में जब केमिकल वेस्ट आएगा तो ये पता लगेगा कि इस 500 मीटर के बीच में कोई केमिकल वेस्ट इंडस्ट्री का आ रहा है, इंडस्ट्री आइडेंटिफाई हो पाएगी। अच्छा, अभी तक की पिछले 1 दशक की हम बात करें तो किस किस मद में कितना पैसा इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने खर्च कर दिया है? मैं पुरानी बातें नहीं करूँगा, 2006 में सबसे पहला बड़ा खर्च, इसके पहले भी बहुत सारे काम हुए। 2006 में JANRU में 340 करोड़ या 34 करोड़ रुपए सीवरेज प्रोजेक्ट के नाम पर पैसा मिला था, जिसमें कबीरखेड़ी का ट्रीटमेंट प्लांट और पूरे शहर की सीवरेज लाइन को कैपिंग करना था। वो कहाँ गया, कोई जवाब देने वाला अभी तक नहीं पैदा हो रहा है, न न्यायालय में जवाब पेश हो रहा है। उसके बाद सियस्त में एक बड़ा खर्चा आया था 77 करोड़ रुपए। उनने कहा कि तत्काल चूंकि सियस्त है, एनजीटी की भी जिद ये थी कि कोडवानी जी अभी लंबी बात नहीं करेंगे, सियस्त सर पे, तो 77 करोड़ रुपए इनको और मिले थे नाला टेपिंग के नाम पे। वो कहाँ गया, लापता है। उसके बाद फिर अमृत में एक प्रोजेक्ट गया, 1300 करोड़ रुपए का इनने प्रोजेक्ट बनाया। 1300 करोड़ में से भी बहुत कुछ इनको मिल चुका है जिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। नदी मतलब नदी, जिस तरह से आपका शरीर बिगड़ा है तो मुझे सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। या आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, या आपकी ब्यूटिफिकेशन ब्यूटी पार्लर में बेच के आपको लिपापोती करना चाह रहे हैं, और लिपापोती पर इनने आज की तारीख में 40 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के अंदर नदी के दोनों किनारों को साजाने और संवारने में, और 40 करोड़ रुपए नदी के पुलों पे से ये गंदगी नहीं दिखे इसके लिए हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग खड़ी करी है। ये 80-85 करोड़ रुपए पूरा व्यर्थ करा। आप अभी भी उम्मीद है कि कितना समय या क्या डेडलाइन में ये नदी फिर से जीर्णोद्धार हो सकता है, फिर से अविरल बह सकती है? ये कितना आप कितनी उम्मीद रखते हैं? उम्मीद प्रकृति ने दी है, मैंने कुछ नहीं किया है, न न्यायपालिका ने किया है। इस लॉकडाउन ने ये सिद्ध कर दिया देश की नदियों का
गंगा हो चाहे यमुना हो, जिस पे हजारों करोड़ खर्च करने के बाद हम रिजल्ट नहीं ला सके। लॉकडाउन में चूंकि इंडस्ट्रियां लॉक थी, इसलिए नदियां खुद ब खुद अविरल बहने लगी। इसका मतलब अब सीधा सीधा एक टारगेट हो गया, केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट को एट सोर्स ट्रीट करके नदी में डालेंगे तो नदियों में बिना ज़्यादा खर्च किए ये अविरल बहने लगेगी। सफाई के नाम पर देख सकते हैं कि इन करोड़ों के प्रोजेक्ट की क्या हालत है। केवल लीपापोती की जा रही है। और देख सकते हैं सरस्वती नदी है जहां पर पूरी नदी जलकुंभी से भरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर हाल ही में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं इसके सौंदर्यीकरण के नाम पर। बीच नदी में यहां पर फाउंटेन लगाए गए हैं, आसपास रेलिंग लगाई गई है, किनारों को सुंदर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी देख सकते हैं कि उस किनारे की क्या स्थिति है। ना पौधे लग पाए हैं, जो पत्थर लगाए थे वो भी उखड़ चुके हैं और आधा अधूरा काम है और उसके नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ होगा। और ये केवल एक जगह की बात नहीं है, बल्कि पूरी नदी के किनारे अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से नदी के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और बंदर बाट की गई, उसकी बानगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस तरीके के और कहाँ पे काम है? कम से कम ऐसे 20 जगह अलग अलग टुकड़ों पे काम किया जा रहा है, जबकि एनजीटी ने साफ कहा नो कंस्ट्रक्शन नो एक्टिविटी जोन, एचएफएल से 33 मीटर बोथ साइड। तो देखा जा सकता है कि जो कोर्ट के निर्देश हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा है और नदी को सफाई करने के बजाय उसके नाम पर करोड़ों रुपए डकारे जा रहे हैं। उसकी ये बानगी इस तरीके से देखी जा सकती है और ये सिलसिला आज से नहीं, पिछले 10 सालों से सतत रूप से इसी तरीके से चल रहा है और इसी वजह से ये नदियाँ आज तक साफ नहीं हो पाई। इंदौर में ये फतनखेड़ी और सरस्वती नदी का संगम है और दोनों नदियों की धाराओं को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस नदी का कैसा पानी है और किस नदी का किस तरह का पानी है। ये है सरस्वती नदी जो अविरल बह रही है, इसकी गाद काफ़ी निकाली गई है और काफ़ी निर्मल पानी है। वहीं दूसरी तरफ फतनखेड़ी जो ये नदी है इसका पानी आ रहा है, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो हर्डल्स बने हुए हैं उसकी वजह से इसका पानी अभी भी गंदा है, काला है। और ये वजह भी इस वजह से हुई है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सारी इंडस्ट्रियां बंद रही और उसका असर साफ तौर पर नदियों पर भी देखा जा सकता है कि एक तरफ जो है नदियां साफ अविरल बहने लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ जहां पर अभी भी गंदगी हो रही थी, शहर में से निकल रही थी, उस नदी पे अभी भी काला पानी है। तो निश्चित तौर पर जो सबक मिला है लॉकडाउन के दौरान उस पर अमल करने की ज़रूरत है और इसी तरीके से नदियों को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर।